विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। वाह 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 मनीषा जी, ये गीत की झलक जो अभी आपने सुनी, हमने सुनी और हमारे श्रोताओं ने सुनी, इस गीत पर सुनते ही आज भी लोग थिरकने लगते हैं। जी हाँ, एक ऐसी ही भोली सूरत के कलाकार, बल्कि एक बहुत ही कमाल के डांसर भगवान दादा। जी हाँ, वही थिरकता और वही अलग अलग तरह के डांस स्टेप्स और बड़ी प्यारी सी प्रतिक्रियाएं उनके चेहरे पर होती हैं डांस करते वक्त। जो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, ऐसा लगता ही नहीं कि इतना संजीदा और इतना सरल इंसान इतना सुंदर डांस कर सकते हैं, इतनी खूबी से डांस कर सकते हैं। उनकी डांस स्टेप्स तो आज तक कॉपी किए जाते हैं। जी हाँ। जी। तो भगवान दादा को आज हम याद कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री की ये वो कलाकार हैं श्रोताओं, जिन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई प्रदान की। 1 अगस्त 1913 को जन्मे भगवान दादा के पिता एक मिल मजदूर थे और भगवान दादा भी बहुत ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए और जल्द ही वो अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए मजदूरी करने लगे। बहुत मुश्किल से उनका बचपन गुजरा था और लेकिन फिल्मों का बड़ा शौक था, फिल्में देखने का। और चूंकि मुंबई में रहते थे, फिल्मों की शूटिंग जहां जहां होती थी वहां चले जाते थे और बहुत गौर से देखा करते, ऑब्जर्व किया करते कि किस तरह से फिल्में बनती है। और मजदूरी करना ही है तो क्यों ना फिल्मों की शूटिंग जहां हो रही है वहां की जाए, ये सोच के ये स्टूडियोज में जाने लगे और वहां काम मांगने लगे। बताइए, इसे कहते हैं जज्बा। अगर इंसान कुछ करना चाहता है तो मुश्किलों में भी रास्ते तलाश कर लेता है। बिल्कुल। और इसी की मिसाल रहे भगवान दादा जी। और फिल्मों में प्रवेश देखिए कैसा हुआ इनका। जी। फिल्म के सेट पे मजदूरी करते करते इन्होंने फिल्मों में जो स्टंट्स किए जाते हैं ना, तो स्टंट कलाकारों के ग्रुप में इन्होंने प्रवेश कर लिया जी। और इस तरह से सहायक कलाकार की भूमिका में आ गए। और बाद में क्या पता था कि ये वही सहायक कलाकार बनने वाले भगवान दादा आज हमारे सामने एक लेजेंड बन जाएंगे और हम सब उन्हें आज बहुत दिल से याद कर रहे हैं जी। और उनकी पहली फिल्म थी मनीषा जी बहादुर किसान। 1938 की इस फिल्म के भगवान दादा को डायरेक्टर थे। अच्छा। सह निर्देशक। लेकिन एक फिल्म जिसने उनको एक महान कलाकार बना दिया, वो फिल्म थी अलबेला। जी, भगवान दादा की हीरोइन थी इस फिल्म में गीता बाली। गीता बाली। और ये फिल्म बहुत ही मशहूर हुई, बहुत ज्यादा सफलता इस फिल्म को मिली और भगवान दादा अपने जीवन में उस मुकाम पे पहुंचे कि लोग कहने लगे रंग से राजा बन गया है ये आदमी। जी हाँ, लेकिन देखिए वक्त अच्छा बुरा होता ही रहता है। बहुत अच्छा कमाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में भगवान दादा को बाद में बहुत मुफलिसी का भी सामना करना पड़ा। क्योंकि अलबेला के बाद मनीषा जी उन्होंने 2 फिल्में बनाई, झमेला और लाबेला जी। ये दोनों ही फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हुई। देखिए, यही बात है, जीवन बहुत से रंग दिखाता है और इन्हीं रंगों का जो ताना बाना है वो हमारी जिंदगी है। फिल्म इंडस्ट्री में तो ये जो कहते हैं ना इनसिक्योरिटी, ये बहुत ज्यादा है। खैर, एक बड़ी दिलचस्प बात है जो जयंत जी शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि मनीषा जी, अलबेला फिल्म हिट हुई और तब वे जुहू में एक बंगले में रहा करते थे। उसके बाद जो फिल्में फ्लॉप हुई उसकी वजह से उनके जीवन में फिर से मुफलिसी छा गई और वो दोबारा वापस आए अपने चाल में, दादर में एक चाल में रहा करते थे। मगर अलबेला का जादू अब तक कायम था जी। और बात साल भर में एक बार जो गणेशोत्सव होता है उन दिनों की है कि गणपति उत्सव में विसर्जन के समय जो प्रोसेशन निकलता है तो वो शोभा यात्रा विसर्जन के लिए समुद्र की ओर जाती है, तो इनके चाल के सामने से जाया करती और चाल के सामने उस यात्रा को रोक दिया जाता। भगवान दादा साहब बाहर आते और अलबेला के गीत पे डांस करते, सभी लोग उनके साथ मिलकर नाचते, खुशी से झूमते और फिर ये विसर्जन यात्रा समंदर की ओर बढ़ जाती।
कंगन कान में वाली नैनों में कजरा होठों पे लाली नखरे बड़े मोटे मोटे नाम बड़े दर्शन छोटे भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े दर्शन छोटे कोई हारे अज क्यों ना फिर मिल जाए प्यारे ना तुम बड़े ना हम छोटे नाम बड़े दर्शन छोटे कोई सूरत दिल के खोटे नाम बड़े दर्शन छोटे जयंत जी, इस हंसते मुस्कुराते गीत के बाद एक ऐसी कलाकार का नाम मैं लूंगी जिन्हें कभी हम ललिता, कभी हम छोटी बहू और कभी साहिब जान के नाम से याद करते हैं। जी मनीषा जी, हमारे बहुत से श्रोता है जो पुरानी फिल्मों के कायल है, चाहने वाले हैं और तुरंत पहचान गए होंगे, इस इंगित को समझ गए होंगे कि आपका इशारा किस ओर है। जी हाँ, मैं महान अदाकारा मीना कुमारी जी का जिक्र कर रही हूँ। जितनी उम्दा कलाकार थी, जितनी महान वो अभिनेत्री थी, उतनी ही कमाल की शायरा भी, बहुत अच्छा लिखती भी थी मीना कुमारी जी। जी, मीना कुमारी जी का वास्तविक नाम था महजबी बानो। जी हाँ। और आपका जन्म 1 अगस्त 1933 को हुआ था। 1 अगस्त को 2 कलाकारों का जन्म हुआ था, भगवान दादा और मीना कुमारी जी का भी जन्मदिन 1 अगस्त को ही था। मीना कुमारी जी के पिता जनाब अली बख्श पारसी थिएटर के कलाकार थे। जी हाँ। और उनकी माँ भी एक कलाकार थी, नृत्यांगना थी, कामिनी के नाम से उन दिनों उन्हें जाना जाता था। जी हाँ, और पहले मीना कुमारी जी बेबी मीना के नाम से फिल्मों में काम किया करती थी। शुरुआती दौर में जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने जो कुछ फिल्में की वो धार्मिक फिल्में थी। वीर घटोत्कच, श्री गणेश महिमा, ऐसी फिल्मों में मीना कुमारी जी ने अभिनय किया। जी, और उन्हें फिर पहली फिल्म बतौर हीरोइन जो मिली, हाँ, मनीषा जी, वो थी विजय भट्ट साहब की फिल्म बैजू बावरा। और बैजू बावरा की मीना कुमारी को कौन भूल सकता है। जी। उस फिल्म ने उन्हें एक अलग ही पहचान दे दी। उसके बाद ढेरों फिल्मों की तो जैसे लाइन ही लग गई। बिल्कुल, परिणीता, शारदा, दिल अपना और प्रीत पराई, साहिब बीवी और गुलाम, काजल, कौन भूल सकता है इन फिल्मों को और इन फिल्मों के उन किरदारों को। और कौन भूल सकता है आरती, मैं चुप रहूंगी, फिर उसके बाद पाकीज़ा को। जी, और एक खास बात मीना कुमारी जी के बारे में हम बताएं अपने श्रोताओं को मनीषा जी के 1962 में फिल्म फेयर पुरस्कारों में जो नॉमिनेशंस थे जी, तो सर्वोत्तम अभिनेत्री का जो पुरस्कार था उसमें 3 नॉमिनेशंस केवल मीना कुमारी के थे। क्या बात है। आरती, मैं चुप रहूंगी और साहिब बीवी और गुलाम के लिए। यानी कोई उनके सामने दूसरा कंपटीशन था ही नहीं। एक ही साथ उनका नाम नॉमिनेट हुआ और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। श्रोताओ, मीना कुमारी जी के बारे में हम आपको जितना भी बताएंगे उतना कम होगा, क्योंकि उनके बारे में आपको भी बहुत पता है। उनकी कई फिल्मों से हम सब समृद्ध हुए हैं, उनकी बहुत सी फिल्में यादगार हैं। पाकीज़ा तो उनकी अमर फिल्म है। तो आज मीना कुमारी जी की रिकॉर्डिंग हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। जयंत जी, वो एक ऐसी कलाकार हैं जिन्हें मुझे लगता है हर रोज भी याद करें तो कम होगा। कुछ ऐसे कलाकार हमारी इंडस्ट्री में हैं। जी बिल्कुल। और हमारे पास एक खास रिकॉर्डिंग है जो हमारे श्रोता सुन चुके हैं, लेकिन मौजू होगा आज के दिन अगर उन्हें सुनवाएं, क्योंकि उनकी आवाज़ जयमाला जब उन्होंने प्रेजेंट की थी वो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। हमारे श्रोता यदा कदा उसे सुनते भी हैं। आज उसकी रिकॉर्डिंग सुनवाने का जो लोभ है वो मैं संवरण नहीं कर पा रही। नेकी और पूछ तो तुरंत इस रिकॉर्डिंग को अपने श्रोताओं की नजर करते हैं। सुनहरे लिबास में अंगड़ाई लेकर झांकने वाली सुबह की नन्ही मुन्नी किरण भूले भटके राही को एक लम्हे में ही गम के गिरदाब से छुड़ाकर
सुकून के साहिल पर पहुंचा देती है। फिर खुशियों के शगुफे, उमंगों की कलियां खिलखिलाकर राही के एहसास के हर गोशे को गुलपोश बना देते हैं। ये कायनात की फितरत है, या यूं समझिए कि एक प्यार करने वाले का गुनाह। चंदन का पलना फिल्म में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक गीत सुनिए। इस गीत के बारे में एक बात और अर्ज कर दूं, मैंने इस गीत की बहुत मुखालफत की थी। वजह ये थी कि मुझे ये बहुत मामूली सा लगता था और मुझे हर वो चीज़ पसंद है जो गैर मामूली हो। लेकिन जब इसकी सिचुएशन पर इसको सोचा तो ये बहुत सजा। यूं भी चंदन का पलना एक गैर मामूली औरत की कहानी है जो शायद पहली बार फिल्माई गई है। तुम्हें देखा है मैंने गुलसिता में, तुम्हें देखा है मैंने गुलसिता में, कि जन्नत ढूंढ ली है इस जहां में, तुम्हें देखा है। सुकून से सुकून से इन्हीं से बेकरारी, खुदा के नाम से जुल्फे तुम्हारी खुदाई कर रही है दो जहां में, कि जन्नत ढूंढ ली है इस जहां में, तुम्हें देखा है। इस जहान में, इस समाज में बहुत से लोग बाहर से उजले और बेदाग नजर आते हैं, लेकिन क्या इनके दिल भी इतने ही बेदाग और उजले होते हैं? कौन जाने। हमने तो इतना ही परखा है कि समाज में रहने के लिए तलवार की धार पर चलना पड़ता है। नन्ही सी लड़खड़ाहट से उम्र भर का भरम टूट जाता है। हल्की सी ठोकर माजी और मुस्तकबिल की तारीख बदल देती है। हाँ, यूं आज की औरत को आज़ादी हासिल हो गई है, लेकिन कहाँ? ये जो कदम कदम पर अनजानी और अनदेखी जंजीरें हैं, ये समाज के इंसाफ और जहान की बेदर्दी का गीत है। वैसे काजल फिल्म भी एक ऐसी ही औरत की दास्तान है जो आम भी है और मखसूस भी। आप जानते हैं, काजर काजर सब कहें जानत बस मनमोर, दीपक हृदय जराए के उभरियो नैनन कोर। दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म में भी एक घुटी घुटी औरत की तस्वीर थी। ये मेरा दिल पसंद किरदार था। इस फिल्म का आखिरी सीन जब फिल्माया जा रहा था तो अच्छी खासी बहस हो गई। वो लोग कहते थे कि दो औरतें एक दूसरे का सामना नहीं कर सकती, और मैंने कहा दोनों को एक दूसरे का सामना करना चाहिए, इसलिए कि सच से बड़ा कोई फर्ज नहीं। वो लोग पहले तो बहुत झगड़े, लेकिन आखिर वही हुआ जो मैं कहती थी, और फिल्म यादगार बन गई। है दर्द ऐसा कि सहना है मुश्किल, दुनिया वालों से कहना है मुश्किल, घिर के आया है तूफान ऐसा, बच के साहिल पे रहना है मुश्किल, घिर के आया है तूफान ऐसा, बच के साहिल पे रहना है मुश्किल। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये प्रीत बनाई, आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई, दिल अपना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी। साहब बीबी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी
तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। ये बिखरी जुल्फे, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा, ये सब तुम्हारे लिए है प्रीतम। मैं आज तुमको न जाने दूंगी, जाने न दूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। जो मुझसे अखियाँ चुरा रहे हो, तो मेरी इतनी अर्ज भी सुन लो पिया, मेरी ये अर्ज भी सुन लो। तुम्हारे चरणों में आ गई हूँ, यही जीऊंगी, यही मरूंगी, यही मरूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। छोटी बहू को तो जैसे उन्होंने अमर कर दिया फिल्म साहब बीबी और गुलाम में। जी मनीषा जी, मीना कुमारी जी खुद एक अजीम शायर थी। जी, और उन्होंने बहुत सी नज़में गज़लें लिखी। मुझे लगता है कि मैं आपको यही याद दिलाने जी। वाला था कि एक नज्म उनकी आवाज में हमारे पास है। उन्हीं की एक गज़ल का शेर है, टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली। ओहो, टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली। क्या बात है। जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। यूं तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे, यूं तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे, यूं तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे, कांधे पे अपने रख के अपना मजार गुजरे, कांधे पे अपने रख के अपना मजार गुजरे, यूं तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे। बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडर सजा कर, बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडर सजा कर, शायद इसी तरफ से एक दिन बाहर गुजरे, शायद इसी तरफ से एक दिन बाहर गुजरे। बहती हुई नदियाँ, घुलते हुए किनारे, बहती हुई नदियाँ, घुलते हुए किनारे,
पार उतरे, कोई तो पार गुजरे, कोई तो पार उतरे, कोई तो पार गुजरे। तुझको देखा, तूने भी हमको देखा, हमने भी तुझको देखा, तू दिल ही हार गुजरा, हम जान हार गुजरे, तू दिल ही हार गुजरा, हम जान हार गुजरे। यूं तेरी रह गुजर से दीवाना हार गुजरे। इस गजल को सुनने के बाद, मीना जी की आवाज को सुनने के बाद थोड़ा सा माहौल संजीदा हो गया। जी, और मनीषा जी, एक महान शायरा को हमने याद किया जो स्वयं एक बहुत बड़ी कलाकार भी थी। इसके बाद एक और शायर को याद करते हैं, और वो अजीम शायर हैं शकील बदायूनी साहब। जी हाँ, 3 अगस्त शकील बदायूनी साहब का जन्मदिन है और आज हम उन्हें बहुत दिल से याद कर रहे हैं। शकील बदायूनी साहब का जन्म बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था 1916 में, और उनके पिता का नाम था मोहम्मद जमाल अहमद सोख्ता कादरी। और कादरी साहब चाहते थे कि उनका बेटा भाषा का जानकार बने, और अरबी, हिंदी, फारसी और उर्दू के एक उस्ताद उनके घर आया करते थे पढ़ाने के लिए। और बचपन से ही मनीषा जी उन्हें शायरी का शौक था, और अपने दूर के एक रिश्तेदार से मुतासिर होके वो भी शायरी करने लगे। अलीगढ़ में उन्होंने एक नौकरी कर ली और मुशायरे में भी शामिल होने लगे। जी हाँ, और बाद में शकील बदायूनी साहब ने मुंबई का रुख किया सन 1944 में। मुंबई में आने के बाद आप A.R. कारदार साहब से मिले और कारदार साहब उन्हें नौशाद साहब के पास ले गए। नौशाद साहब ने उनके एक शेर को सुनकर फिल्म दर्द के लिए साइन किया। शकील बदायूनी साहब ने उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कमाल के शायर, एक अजीम शायर। शकील बदायूनी साहब की शायरी को सुनकर लगता है कि सरल शब्दों में फलसफा कहना किसे कहते हैं, ये कोई सीखे शकील बदायूनी साहब से। बिल्कुल ठीक कहा आपने मनीषा जी। और याद कीजिए उन फिल्मों के गाने, दीदार हो या बैजू बावरा, मदर इंडिया, साहिब बीवी और गुलाम, घूंघट, घराना या 20 साल बाद। कोई भी आप फिल्म उठाइए, कोई भी गीत सुनिए आप शकील साहब का, जिंदगी की हकीकत को बयान करता है। मोहब्बत भरे तराने भी इन्होंने लिखे। कमाल की शायर। और श्रोताओं, एक बात हम आपसे जरूर साझा करना चाहेंगे, 1961, 1962 और 1963 ये 3 लगातार ऐसे वर्ष हैं जब शकील बदायूनी साहब की रचनाओं को नवाजा गया। 1961 में 14वीं का चांद हो, 1962 में हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, और 1963 में कहीं दीप जले कहीं दिल। इन गानों के लिए निरंतर 3 साल तक बेस्ट लिरिसिस्ट के अवार्ड से नवाजा गया। इस महान गीतकार की एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है मनीषा जी, और ये हमारी बहुत खास रिकॉर्डिंग है। जी, शकील बदायूनी साहब से बातचीत की मधुप शर्मा जी ने। शकील साहब, क्या उम्र थी आपकी जब आपने सबसे पहला अपना कलाम लिखा? मधुप साहब, मैं जिस शहर में पैदा हुआ था वो इल्म अदब का मस्कन था। मेरे इर्द गिर्द उर्दू शायरी का चर्चा था। मेरे चचा उस्ताद मौलाना ज़ियाउल क़ादरी जो बुलंद पाया शायर हैं, उनसे मैं इस्लाह लिया करता था और मुझे शायरी का शौक़ था। इसलिए सबसे पहले सन 1930 में मैंने गज़ल कहने की कोशिश की और उस वक्त मेरी उम्र 14 साल की थी। तो अब कभी उन पुरानी चीज़ों को आप देखते होंगे तो कैसा लगता है आपको? जाहिर है कि इब्तदाई चीज़ फिर इब्तदाई होती है। जिस तरह आज की उम्र और बचपन की उम्र में फ़र्क महसूस करता हूँ, उसी तरह कलाम में भी। अच्छा शकील साहब, फिल्म लाइन में आप किन ख्यालात के तहत आए? मधु साहब, मैं फिल्म लाइन में आना नहीं चाहता था क्योंकि दिल्ली में सरकारी मुलाजिम था,
लेकिन बम्बई के एक मुशायरे में कुछ प्रोड्यूसरों ने मुझे सुना और फिल्मी गाने लिखने की दावत दी। तो मैंने ये सोचा कि जिंदगी के लिए कुछ काम तो करना ही है। जी हाँ, जी हाँ। फिल्म लाइन में अगर पहुंच गया तो अपने मिजाज का माहौल मिल जाएगा, इसलिए मैं मुलाजमत छोड़कर बम्बई आ गया और फिल्म लाइन में शामिल हो गया। अच्छा, तो सबसे पहली कौन सी फिल्म लिखी थी आपने? मेरी सबसे पहली फिल्म थी दर्द। शकील साहब, फिल्मों के लिए लिखना कितना फर्क है अदब में लिखने से? मधु साहब, अदब में लिखने के लिए इतनी पाबंदी की जरूरत नहीं है। उसमें अपने ख्यालात, अपनी जबान, अपना वक्त मैसर होता है, लेकिन फिल्म में लिखने के लिए बहुत सी पाबंदियां हैं। अच्छा। नंबर एक ये कि हमें पर्दे के कैरेक्टरों के मूड के मुताबिक शायरी करना पड़ती है। यानी अगर कैरेक्टर गमगीन है तो हमें उस गम को महसूस करते हुए अपने कलाम में उसके जज्बात का इजहार करना पड़ता है। जी हाँ, जी हाँ। और अगर कैरेक्टर खुश है तो उसी के मुताबिक हमें खुशी का गीत लिखना पड़ता है। और नंबर दो ये कि हमें ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि जबान आसान हो जिसे सब समझ सकें। सही। और नंबर तीन ये बात है कि हमारी फिल्मों में आमतौर पर आप जानते हैं सिचुएशन एक सी होती हैं। यानी बैक वक्त बहुत से शायरों को मुख्तलिफ फिल्मों में एक ही तरह का गाना लिखना पड़ता है। चुनांचे हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि हम जो लिख रहे हैं वो सबसे अलग हो। अच्छा, एक बात रह गई, कभी कभी तर्जों पे भी तो लिखना पड़ता है आपको शकील साहब? जी हाँ, ऐसे भी गीत होते हैं जो तर्जों पर लिखे जाते हैं। और संगीत की दुनिया में चूंकि लिखने वालों को मीटरों की वैरायटी मिलती है, नए नए मीटर मिलते हैं, इसलिए जब कोई नई धुन नए मीटर पर लिखने के लिए मिलती है तो वाकई मधु साहब बड़ा लुत्फ आता है। अच्छा, लेकिन शकील साहब, इन बंदिशों में रहकर आपके अंदर का शायर कभी कभी घुटन तो महसूस करता होगा जरूर? जी हाँ, बंदिशें भी मिलती हैं और घुटन भी महसूस होती है, लेकिन अगर उन बंदिशों में कोई चीज हासिल हो जाती है तो यकीन कीजिए कि वो घुटन खुशी में तब्दील हो जाती है। अच्छा शकील साहब, अदबी चीजें लिखने के लिए काफी वक्त निकाल पाते हैं आजकल आप? जी हाँ, मैंने फिल्मी दुनिया में रहकर ही अपना दूसरा दीवान मुरत्तब किया। अच्छा। और मशायरों के लिए भी वक्त निकाल लेता हूँ। रहा मसरूफियत का सवाल, तो अगर फिल्मी दुनिया में न होता तो किसी और रोजगार में मसरूफ होता। जी हाँ, जी हाँ। मगर अपनी शायरी का ज़ौक़ हर हाल में पूरा करना था। और दरअसल मधु साहब, वही जिंदगी का मकसद है और वही असली सरमाया है जिसके साथ मेरा नाम वाबस्ता रहेगा। बेताब है दिल, बेताब है दिल, दर्द मोहब्बत के असर से, जिस दिन से मेरा चांद छुपा मेरी नजर से, बेताब है दिल। सोई हुई किस्मत को मेरी आके जगा जा, जा मेरी दुनिया में जरा लौट के आ जा। सोई हुई किस्मत को मेरी आके जगा जा, जा मेरी दुनिया में जरा लौट के आ जा। आँखों को है उम्मीद, आँखों को है उम्मीद तेरी राह गुजरते, जिस दिन से मेरा चांद छुपा मेरी नजर से, बेताब है दिल। ये कौन मेरे दिल मेरी आंखों में समाया, ये किसकी निगाहों ने मुझे अपना बनाया। ये कौन मेरे दिल मेरी आंखों में समाया, ये किसकी निगाहों ने मुझे अपना बनाया। बेगाना हुई जाती हूँ दुनिया की खबर से, टकरा गई है किसकी नजर मेरी नजर से, बेताब है दिल। गम भर को तेरी याद से गाफिल नहीं रहती, जो दिल पे गुजरती है ज़बानें नहीं कहती। गम भर को तेरी याद से गाफिल नहीं रहती, जो दिल पे गुजरती है ज़बानें नहीं कहती। फरियाद भी होती नहीं रुसवाई के डर से,
दिल से मेरा चांद छुपा, मेरी नजर से बेताब है दिल। एक मौज है, एक राग है, एक रंग है जी में, हंसती हूँ खुशी में, गाती हूँ खुशी में। एक मौज है, एक राग है, एक रंग है जी में, हंसती हूँ खुशी में, गाती हूँ खुशी में। उठा है ये तूफान, उठा है ये तूफान, खुदा जाने किधर से टकरा गई है किसकी नजर मेरी नजर से। आज तो जैसे खजाना सा खुला हुआ है सामने, एक और महान संगीतकार की आज बात जी। करेंगे। और हम बात करेंगे उनकी जिनके संगीत का जादू अब तक हमारे श्रोताओं के, सुनने वालों के दिलों पे छाया हुआ है। जयंत जी, हमने गीतकार शकील बदायूनी जी की बात की। मुझे ऐसा लगता है जयंत जी कि जब साहित्य और सिनेमा जुड़ते हैं तो सिनेमा बहुत बहुत समृद्ध हो जाता है। मशहूर शायरों की, मशहूर गीतकारों की, मशहूर कवियों की रचनाओं ने फिल्म इंडस्ट्री का जो संगीत पक्ष है उसे बहुत समृद्ध किया है, बहुत उजला किया है। जब आप शकील बदायूनी साहब की बात कर रहे थे तब मुझे न जाने क्यों एक ऐसे संगीतकार की याद आई जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को तो बहुत अच्छे गीत दिए ही, लेकिन जब गैर फिल्मी रचनाओं को संगीतबद्ध किया तो भी कमाल किया। मैं गालिब साहब की एक गजल का जिक्र करना चाहूंगी जो आशा भोसले की आवाज में है। उस गजल को सुनते हैं और अपने श्रोताओं पर छोड़ते हैं कि आप सोचिए हम किस संगीतकार की बात आपसे करने वाले हैं। कभी नीति भी उसके जी में गला जाए है मुझसे, कभी नीति भी उसके जी में गला जाए है मुझसे, जफाएं करके अपनी याद शर्मा जाए है मुझसे, जफाएं करके अपनी याद शर्मा जाए है मुझसे, शर्मा जाए है मुझसे। खुदाया जज्बाए दिल की मगर तासीर उल्टी है, खुदाया जज्बाए दिल की मगर तासीर उल्टी है, कि जितना खींचता हूँ और खींचता जाए है मुझसे, कि जितना खींचता हूँ और खींचता जाए है मुझसे, कि जितना खींचता हूँ और खींचता जाए है। दामाने ख्याले यार छूटा जाए है मुझसे, कि दामाने ख्याले यार छूटा जाए है मुझसे, कि दामाने ख्याले यार छूटा जाए है मुझसे, कि दामाने ख्याले यार छूटा जाए है। कयामत है कि
जाए है मुझसे, वो काफिर जो खुदा को भी न सौंपा जाए है मुझसे, कभी नेकी भी उसके जी में जला जाए है मुझसे, जफाएं करके अपनी याद शर्मा जाए है मुझसे, शर्मा जाए है मुझसे। वाह संभलने दे मुझे ऐ ना उम्मीदी क्या कयामत है, वाह वाह। संभलने दे मुझे ऐ ना उम्मीदी क्या कयामत है, कि दामानी ख्याल यार छूटा जाए है मुझसे, कभी नेकी भी उसके जी में गरा जाए है मुझसे, जफाएं करके अपनी और शर्मा जाए है मुझसे। गालिब साहब की ये गजल, आशा जी की आवाज और संगीत जी जयदेव साहब का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संगीतकार जयदेव की। मनीषा जी, हमारे जो सुधी श्रोता हैं जी और जो संगीत के सच्चे चाहने वाले हैं, उनकी भी आंखें चमक उठी होंगी जब हमने जयदेव साहब का नाम लिया। जी हाँ, और उनका एक इंटरव्यू हमारे पास है। जन्मदिन जयदेव साहब का 3 अगस्त को है, तो हम अपने श्रोताओं को वो खास रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं जो हमारे पास मौजूद है, जिसे हम आपके लिए चुन कर लाए हैं। और जयदेव साहब से बातचीत की कांता गुप्ता ने। जयदेव जी, एक बात मैं कहूँ कि बहुत अरसे से मैं आपकी फिल्में, आपके गीत सुनते आ रही हूँ, और हमेशा मैंने एक बात पाई है कि आपकी धुनों में, आपके संगीत में एक अजीब सी मिठास, एक अनूठापन है, और उसे हमने ही नहीं बल्कि सारी दुनिया ने, सभी श्रोताओं ने उसको बहुत पसंद किया। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम दोनों एक ऐसी पिक्चर थी जिसकी वजह से बच्चे बच्चे की जबान पर एक नाम आया था, वो था जयदेव। मैं ये जानना चाहूंगी कि हम दोनों से पहले, क्योंकि हम दोनों का सफर तो उसके बाद का सफर हम लोगों के आगे है, श्रोताओं के सामने है, उससे पहले आप कहाँ थे, क्या करते थे? कांता जी, मैं फिल्म लाइन में बहुत पहले आ गया था, 1933 में। तब फिल्मों में काम किया करता था और मैंने लगभग 6 पिक्चरों में काम किया। उन दिनों में चूँकि गाना क्वालिफिकेशन हुआ करती थी फिल्म लाइन में आने के लिए, और चूँकि मैं बचपन से गाता था तो मुझे बहुत जल्द काम मिल गया था। 1940 में मैं वापस चला गया था लुधियाना, अपने शहर में जी, और उसके बाद मुझे फिल्मों में काम करने को दिल नहीं रहा था। जयदेव जी, एक बात पूछूं, आप काम करना कह रहे हैं, क्योंकि बतौर हम तो यही जानते हैं कि एक संगीत निर्देशक के रूप में, एक संगीतकार के रूप में आपको जानते हैं। 1943 में मैं लखनऊ गया जी, और मैंने बाकायदा तालीम ली उस्ताद अली अकबर खान साहब के साथ। जी, उनके साथ ही 1951 में वो जब बॉम्बे आए म्यूजिक डायरेक्टर बनकर आंधियां फिल्म में, मैंने उनको असिस्ट किया आंधियां और हमसफर में। तो 1951 से मेरा संगीत का काम शुरू हुआ। संगीत का। और उससे पहले वही मैं जानना चाह रही थी कि इससे पहले जो आपने कहा मैं काम करता था, तो फिल्मों में काम करते थे या गाते थे? फिल्मों में एक्टिंग किया करता था। अच्छा, ये पहलू तो आपका मालूम ही नहीं था हमें। मेरी पहली फिल्म थी वामन अवतार, वीर भारत सेंटर वाली, जोशी वतन, काला गुलाब। अरे वाह। और आखिरी फिल्म थी फ्रंटियर मेल। यानी काफी फिल्में आपने तो की। 6-7 फिल्म काम किया। बतौर हीरो? नहीं, मैं उन दिन में छोटा था जी, 15-16 साल का। तो हीरो के साथ, हीरो का भाई या हीरोइन का भाई, जो साइड रोल्स जो रहते हैं। अच्छा, फिल्मों में म्यूजिक देना आपने शुरू किया 1900? असिस्ट करना शुरू किया मैंने 51 में जी, अली अकबर साहब को। उनके जाने के बाद बर्मन दादा को, जो 54 से लेकर 61 तक रहा। इसी बीच में मुझे अपनी फिल्म जोरू का भाई, इंडिपेंडेंट फिल्म, अच्छा, जोरू का भाई, किनारे किनारे, और एक फिल्म थी चेतनानंद साहब की बुद्धिस्ट सब्जेक्ट पर, मुझे उसका नाम नहीं याद है इस वक्त। ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब रही जी, लेकिन इनके गाने तो मशहूर हुए, गाने तो चले थे। इन फिर भी जयदेव जी आप उस तरह स्थापित नहीं हुए थे जिस तरह के हम दोनों के बाद। एक सच में मुझे देवानंद ने हम दोनों फिल्म दी, इंडिपेंडेंट। उसके बाद सुनील दत्त की फिल्म मुझे जिन्होंने मैंने काम किया, म्यूजिक दिया, वो भी बहुत चला, बहुत पसंद किया गया। कुछ साल तक हम दोनों के बाद तो लगता रहा कि हम आपको सुने, यानी बहुत कोशिश थी कि कहाँ जयदेव जी का म्यूजिक सुनने को मिले, उनके गाने फिल्मी सुनने को मिले। लेकिन हुआ ये कि कितना लंबा अरसा एक आ गया जहाँ की जयदेव जी का कोई नाम नहीं सुनाई दिया। इसकी वजह क्या है? कांता जी, ये मेरी जिंदगी में एक जो कुछ हुआ वो मेरे साथ ही हो सकता था और किसी के साथ नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने कभी रिटेलिएट नहीं किया लाइफ में, कभी मुड़कर वार करने की कोशिश नहीं की। वो तो आपको देख के यूं भी लग रहा है। तो हम दोनों का संगीत चलने के बाद और मुझे जिनेदो का, मेरे अपने साथी, मेरे अपने दोस्त कुछ इस तरह से पलट गए
मैं कुछ बेबस सा हो गया, उनके खिलाफ मेरा कुछ कहने को जी भी नहीं चाहता था, और मैंने जैसे वो जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। क्या बात है, क्या बात, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही आपने। अपना शांति से काम करता रहा, और बाद में फिल्में मिली मुझे, रेशमा शरा मिली, उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला, गमन में नेशनल अवार्ड मिला। और वैसे मैंने अपने दिल से जो काम किया है, फिल्म चले या न चले वो तो मेरे बस की बात नहीं है, मुझे मतलब ये तसल्ली होती है कि मैंने अच्छा काम किया। आपकी फिल्में में एक बात और, मैंने फिल्में जो धुनें हैं आपकी, उसमें एक पुट देखा है लोक संगीत का, और दूसरा अंदाज रहता है शास्त्रीय संगीत का। ये दोनों ही, किसी फिल्म में शास्त्रीय संगीत ज्यादा उभर के आया है, उसमें ठुमरी भी है, दादरा का भी रंग है उसमें, और लोक संगीत का भी रंग है। तो ये लोक संगीत से आप प्रभावित ज्यादा रहे हैं, शास्त्रीय संगीत से प्रभावित ज्यादा लिए, इसलिए आपने अपने गानों में इनका समावेश किया? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि शास्त्रीय संगीत की बुनियाद होनी चाहिए, और हमारे फोक संगीत, हमारे देश का जो फोक संगीत है उसमें तो सब गाने किसी न किसी राग पर आधारित हैं। इसके अलावा मैंने जैसे, चूंकि मैं जोधपुर में बहुत अच्छा रहा अलीबर साहब के साथ, तो मुझे फोक म्यूजिक स्टडी करने का बड़ा मौका मिला जी। मेरी माता जी भी शुरू बचपन में फोक गाने गाया करती थी, तो और मुझे म्यूजिक की ट्रेनिंग जो मिली है शुरू से क्लासिकल की मिली है। मेरे गुरु थे उस्ताद बरकत राय जी, सरदार सोहन सिंह, जावकर बंधु और अली अकबर साहब। तो क्लासिकल की ट्रेनिंग तो मेरी यहाँ हुई, और फोक की चूंकि मैं स्टडी करता रहता हूँ, म्यूजिक को पढ़ता रहता हूँ, और जिस प्रांत में जाता हूँ वहाँ का म्यूजिक सुनता हूँ, और उसको मैं फिल्म में फिर जब मौका मिलता है अच्छा इस्तेमाल करता हूँ। वरना मेरी सब धुनें जो होती हैं, मेरी कोशिश रहती है कि वो किसी न किसी राग पर तो होनी चाहिए। वो तो कोई भी धुन जो बनेगी वो किसी न किसी राग में जरूर होगी। सही कहा आपने। मगर फिल्म लाइन में ये एक बुरी बात समझी जाती है कि किसी से कह दिया जाए कि फला आदमी क्लासिकल म्यूजिक जानता है, तो उसके लिए बहुत खतरनाक बात होती है। क्यों, वो कैसे? जैसे मेरे केस में हुई जी। मेरे लिए मेरे कुछ दोस्तों ने अफवाह उड़ा दी कि जयदेव तो उस्ताद अली अकबर खान का शागिर्द है, उस्ताद अलाउद्दीन के घराने से है, और क्लासिकल दे पाएगा। बस वो क्लासिकल का जो लफ्ज था वो मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। इसलिए मेरे पास जब भी कोई प्रोड्यूसर आते हैं तो वो पहले हाथ जोड़ देते हैं कि भाई क्लासिकल मत दीजिए। लेकिन आपने फोक भी बहुत अच्छा दिया है, ऐसी बात नहीं है। मैंने अच्छा दिया है।
आज विविधा में हम एक के बाद एक आपके सामने मणि, मानिक, मोती सब चुनकर लाए हैं और आखिरी में एक बहुत चमकीला सितारा, हरफन मौला कलाकार, उनकी बात करेंगे। मैं तो कहूंगा मनीषा जी, विविधा जो नाम है, हाँ। ये अपने आप में सार्थक होने जा रहा है आज के प्रोग्राम में, क्योंकि हमने अदाकारों की बात की, शायरों की बात की, संगीतकार की बात की, कलाकारों की बात की, और एक कलाकार जो अपने आप में परिपूर्ण कलाकार है, जिनमें ये सारी चीजें शामिल हैं। बिल्कुल, वो अभिनेता भी है, गीतकार है, संगीतकार है और बहुत महान गायक कलाकार है, और फिल्मों का निर्देशन भी उन्होंने किया है, फिल्मों का निर्माण भी किया। जी हाँ, एक बहुआयामी कलाकार हरफन मौला किशोर कुमार गांगुली। सब जानते हैं कि आप खंडवा मध्य प्रदेश में जन्मे थे, कौन नहीं जानता है। 4 अगस्त 1929 को जन्मे थे किशोर कुमार। उनका मूल नाम था आभास कुमार गांगुली। और किशोर कुमार जी को याद करते हुए उनकी धर्मपत्नी लीना चंदावरकर जी ने विविध भारती को एक लंबा इंटरव्यू दिया था। आपसे बातचीत की थी कमल शर्मा जी ने। श्रोताओ, ये खास रिकॉर्डिंग हमारे पास है और हम किशोर जी की यादों को एक बार फिर संजोकर आपके लिए लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं इसी इंटरव्यू के कुछ संपादित अंश और याद करते हैं महान कलाकार किशोर कुमार को। पहली मुलाकात वो तो उन्होंने मुझे प्रपोज किया, मतलब फिल्म के लिए एक ऑफर लाए थे। तब मेरी पहली शादी ट्रेजेडी हुई थी, सब जानते हैं, और मैं बहुत दुखी थी, तो मैं काम कर नहीं सकती थी। मुझे कई लोगों ने कहा था, जया जी ने, अमित जी ने, कि आप अभी कुछ नहीं हो सकता तो काम कीजिए, लेकिन मेरे लिए हंसना रोना या जो भी है बहुत मुश्किल मालूम होता था। तो ऐसे वक्त में एक जादूगर की तरह आए। लीना ओ लीना, दिल तूने छीना, हे लीना ओ लीना, दिल तूने छीना। सारे शहर में नहीं तुझसी कोई हसीना, लीना ओ लीना, दिल तूने छीना, हे लीना ओ लीना, दिल तूने छीना। वो कहते थे कि तुम एक अच्छे कलाकार हो, अच्छी लड़की हो, तुम काम करो फिल्मों में। तो मैंने कहा था नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद में एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि वो सीनियर थे और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से मुझे 3 कहानियाँ सुनाई। पहली वाली मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी, दूसरी वाली भी मैंने कहा कि मैं, फिर तीसरी वाली जिसमें एक नन का रोल मुझे दिया उन्होंने, प्यार अजनबी है। और उसके बाद काफी टाइम के बाद एक बार मैंने खाना बना के भेजा था। घर वाले भी हैरान हो गए कि लड़की जो हंसती नहीं थी, बोलती नहीं थी, अब फोन आने पे उनसे बात करते तो हंसती तो है कम से कम। तो वो बड़े खुश कि इन्होंने कम से कम उसको वापस जिंदा कर दिया, एक वेजिटेबल की तरह जिंदगी जी रही। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि डैडी ने बोला कि हम नहीं चाहते कि लीना और फिल्में करे, हम उसकी वापस शादी करना चाहते। वो बाद में शादी के बाद उन्होंने बोला, इसलिए उन्होंने प्रपोज जल्दी किया मुझे। कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। अच्छा, आप में वो चाहत थी उनके लिए जैसी उनके मन में थी? नहीं, क्योंकि उस समय ये था कि मैं अपने पहले हस्बैंड को नहीं भूल पाई थी और वो बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने जब प्रपोज किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। घर में कोई गेस्ट आए थे, मेरे रिलेटिव्स आए थे गांव से, तो मैंने खाना बनाया। फिर से मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि खाना बना रही हूँ, वो मेरा एक बहुत बड़ा एक वो था। तो ये बता रहे हो कि वो खाना जब भेजा तो बड़े खुश हो गए, बोले कि तुम खाना बना सकते हो। मैं कहा क्यों नहीं, तो ज़्यादातर तो जो फिल्म में काम करते हैं उनको खाना बनाना सिर्फ आता नहीं। मैंने कहा नहीं मुझे बहुत शौक है, आप बोलिए क्या खाएगा। फिर मैंने भेजा। उस दिन एक्चुअली मैंने खाना क्यों भेजा भी बताते हो। हमेशा वो फ़ोन करते थे तो इतने जिंदा दिल होते थे, कुछ न कुछ बोल के हंसा ही देते थे।
या फिर हेलो नहीं बोलते थे, हाँ क्या कर रही हो, फिर बाद में वो उस दिन तुमने ये बोला था, ऐसे स्टार्ट करते थे। तो मैं बोले कौन बोल रहे हैं आप, तो मुझे ऐसा शौक लगता था कि कोई ऐसे एकदम से कैसे बात करता है, हेलो नहीं कुछ नहीं, तो तुम मेरी आवाज़ भूल क्यों जाती हो। तो फिर मैंने कहा नहीं 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 ऐसी बात नहीं, और काफ़ी उन्होंने मुझे नॉर्मल कर दिया और बहुत अच्छा लगता था उनसे बात करते हुए। लेकिन बात ये हुई कि एक दिन वो बड़े सैड लगे मुझे, तो मैंने कहा कि आप क्वाइट क्यों हैं, आप तो ना मतलब हमेशा जिंदा दिल रहते। कहने लगे मैं लियो हूँ ना, कभी कभी क्या होता है शाम होती है तो सूरज डूबने के बाद अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैंने कहा ये तो कमाल है, शाम तो अच्छी होती है, प्यारी होती है। तो मैंने लगा अमित भी नहीं है, वो भी कलकत्ते में माँ के पास गया और शायद देर से आएगा, अभी तो 1 महीना वहाँ रहेगा। तो मैंने कहा अच्छा तो तुम क्या कर रही हो बोलो। तो वो फिल्म में तो मैं काम कर ही रही थी कि तुम क्या कर रहे हो, और पहले मैंने कई लोगों के साथ काम किया लेकिन ऐसे पर्सनली कभी, पापा इतने स्ट्रिक्ट थे तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। तो मैंने कहा मैं खाना बना रही हूँ। तो बड़े खुश हो गए, तुम्हें आता है खाना बनाना। तो हाँ। तो मैंने कहा भेजूँ, आप खा के देखो। तो बोलते हाँ मुझे जल्दी भेजना, मैं जल्दी सोता हूँ, तो मुझे 8 बजे भेजना खाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने भेजा तो बहुत खुश हो गए, और दूसरे दिन उनका फ़ोन आया। क्या बनाया था आपने? मैंने बनाया था कश्मीरी पुलाव बनाया था, उनको जो पसंद है वो सारी चीज़ें बनाई थी, पूरी और तरकारी। मैंने सुना था उनके मुँह से कि ये चीज़ें, लेकिन हर एक के बनाने का स्टाइल अलग होता है, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो बोलने लगे कि तुम बहुत अच्छी कुक हो, तुम ही ने बनाया था कि किसी और ने बनाया था। मैंने कहा ये तो मैं आपके घर में बना सकती हूँ। तो बोलते हैं कि देखो मुझे पता नहीं मैं कैसे कहूँ, लेकिन हम अगस्त वालों को वैसे शादी वादी करनी नहीं चाहिए, हमारा जमता ही नहीं किसी के साथ। मैं भी अगस्त हूँ लेकिन लास्ट वीक, वो फर्स्ट वीक में। तो बोलते कि फिर भी अगर कभी जिंदगी में सोचो कि घर बनाना, तो मेरा प्रपोजल पहले। जरूरत है सख्त जरूरत है। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कहा मुझे नहीं करनी आपकी फिल्म। तो बोलते क्यों। तो मैंने कहा आप जिसके साथ काम करते हो उनके साथ शादी करते हो, जिनके साथ भी आप एक्टिंग करते हैं, आपके लिए शादी का कोई मायना नहीं, कोई सीरियसनेस नहीं। तो तुमने मुझे बहुत गलत समझा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे ही लगता, और मुझे लगता कि मुझे ये फिल्म नहीं करनी चाहिए। तो बोलने लगे कैंसिल कर दो, सुन के कैंसिल कर दो, अब मैं कभी नहीं पूछूंगा और तुम सिर्फ फिल्म करो। तो फिल्म से क्यों बैकआउट हो रहे। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, वो सिर्फ काम से मतलब रखते थे, और शादी तो भूल ही गए। एक दिन ऐसे मैं सोच रही थी कि मम्मी डैडी को लोग बोल रहे हैं कि मेरी कुछ नानी आई हुई थी, तो बोलते इनकी शादी कर दो, तो फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं। तो मुझे इतना पता नहीं क्या लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उस समय मैंने रात को 1 बजे फ़ोन किया, झगड़ा हो गया था मेरे घर में, तो मैं किसी अजनबी से शादी नहीं करना चाहती थी। तो मैंने फ़ोन करके बोला उस दिन जो आपने बोला था वो आपने सीरियसली बोला था, ऐसे मजा किया। तो नहीं सीरियसली बोला था। तो मैंने कहा तो आप मुझसे शादी करेंगे। तो क्यों नहीं करूँगा, मैं तो सीरियस हूँ, लेकिन तुम्हारी मर्जी हो। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो बोलती इतनी अच्छी बात तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे जूता मार रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी इस वक्त ऐसे मूड में हूँ कि कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो लोग जहाँ बोल रहे हैं वहाँ मैं नहीं करूँगी। अच्छा तो फिर मैं आऊँ लेने। मैंने कहा नहीं ऐसे मैं नहीं आऊँगी, मैं अपने हिसाब से आऊँगी। और उन्होंने वाकई मतलब एक पनाह ही समझ के उन्होंने शादी की थी। और उसके बाद में मैं खुद अपनी तरह से, उनको मालूम था कि किसी न किसी तरह ये पत्नी की तरह अपने फील करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सच कहूँ तो बोलते हैं कि जब पत्नी बन जाए ना, मतलब वो मेरे बहुत करीब थे, तब तक मैंने उनको, वो मुझे हमेशा कहते थे घर की मुर्गी दाल बराबर। एक दिन उन्होंने कहा था कि लीना देखना, एक ही दिन मरूंगा मैं, और बस उसके बाद मैं हमेशा हूँ लोगों के साथ, लोगों के दिलों में। मुझे लोग भूलेंगे ही नहीं, देखता मैं बरसों हो जाएगा फिर भी मुझे मिस करेंगे। मेरे जैसा थोड़ा भी कोई गा देगा उसे कहेंगे। मैंने कहा बाप रे, लियो प्राइड बोल रहा है। मैंने बोले लियो थे ना 4 अगस्त। तो मैंने कहा ये कुछ नहीं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड,
तो ये आप याद रखो, बड़े से बड़े महात्मा लोगों को भी एक ही दिन याद किया जाता है, जबकि उनका या तो बर्थडे होता है या तो डेथ एनिवर्सरी होती है। कहने लगे बिल्कुल गलत, तुम मेरी पत्नी हो ना, इसलिए, क्योंकि पत्नी कभी पति का मोल नहीं जान सकती। फिर उन्होंने अमित को बुलाया, बोलते हैं कि अमित यहाँ बैठो, आज मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा आप क्या गारंटी है कि आप पहले जाओगे, हम में से कोई भी पहले जा सकता, तो ये बातें क्यों हो रही हैं? तो बोलने लगे नहीं, अगर तुम पहले जाओ तो बात सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन अगर मैं पहले जाऊँ तो तुम देख लेना कि लोग मुझे ढूंढेंगे, और मैंने ऐसी एक जगह बना ली उनके दिलों में, कभी नहीं मिटाया जा सकता। तो मैंने कहा मैं तो नहीं मानती इस चीज़ को, भूल जाते हैं लोग। तो फिर दो नए नए सिंगर्स आते हैं, नई नई स्टाइल बनती है, तो उनको बहुत बुरा लगा। बोलने लगे नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं भूलेंगे लोग, बल्कि मेरे जैसे कोई 25% पे गा देगा उसको गवा देंगे। हाँ, मतलब देखिए क्या बातचीत थी। बिल्कुल, आज जब मैं सुनती हूँ उनको, कहीं भी या टीवी ऑन करती हूँ या रेडियो ऑन करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है क्यों ऐसे वो बोल रहे हैं मुझे। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन। हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार साहब को हमने याद किया इस रिकॉर्डिंग के जरिए, और अब क्या बचा है? बिल्कुल वक्त ही नहीं बचा। और अब जैसा कि आपने पहले भी कहा कि विविधा बहुत विविध रंगी रही आज की इन तमाम रंगों को हम समेटते हैं। श्रोताओं, आप सबसे चाहते हैं इजाजत, अगली विविधा की प्रतीक्षा कीजिएगा, उसमें भी कुछ खास होगा। तो अब दीजिए अपनी दोस्त मनीषा जैन और जयंत पात्रीकर को इजाजत। नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।